जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर एक नया वीडियो पॉलिटी का लेके आए हैं। हम जो है भाग 4 के बारे में पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति निर्देशक के तत्व डीपीएसपी के बारे में हम लोग जान रहे थे। हम लोग 43 तक पढ़ लिए थे, 43 के क तक भी पढ़ लिए थे। ख में जो है सहकारिता। अब जो है 44 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। सिविल का मतलब होता है कानून। 44 में कहा गया है, 44 में है समान सिविल संहिता। जिसे वो भी ये समान सिविल संहिता लगाया गया है। समान सिविल संहिता लगाया ही जाता है शादी विवाह पे, कि हिंदू धर्म में जैसे शादी होता है उसके नियम कानून पे, कि उसका जैसे नियम है कि हिंदू में कि एक शादी करे, कोई भी हो। हर रिलीजन में है कि एक ही शादी करे, बने मुल्ला 10 वो कर लेता है। और आप हिंदू धर्म में बहुत कम को देखे होंगे कि एक शादी करता है, और बहुत है जो कि 2 भी करता है, 3 भी करता है। और मुस्लिम धर्म में भी जो है, मुस्लिम धर्म में बहुत कम है जो एक शादी किए। 2 शादी तो जेन्युइन बात है उसमें, और 10 शादी तो और जेन्युइन बात, कोई बड़ा बात उसमें नहीं। 44 में जो है समान सिविल संहिता की चर्चा कि विवाह की शर्त, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि 7 फेरा लेगा, सिंदूर करेगा, ये जो है। उसके बाद आप क्रिश्चियन में चल जाइए, वो सब में क्या है, अमेरिका में जब जाइएगा तो वो सब में कैंडल जला देता है, हो गया विवाह। मुस्लिम में क्या है, कह देता है कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार बोल दिया विवाह हो गया। वो सब जो है विवाह की शर्तें जो है एक ही रहेंगे, भले ही तरीके उसके अलग रहे। ये जो है विवाह के बारे में बताया गया है। विवाह के नियम कानून, विवाह के शर्तों के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 44 में। अभी का विवाह तो ऐसा है कि माँ बाप जाए बूट लाने के लिए, लड़का लड़की 5 रुपया सिंदूर, 10 रुपया का माला, हो गया मंदिर में 10 रुपया, 11 रुपया पंडित जी के, 26 रुपया बिया निपट गया। ये तिलक के बखेड़ा न कुछ के बखेड़ा। यहाँ घर वाला सोचते रहे कि हम जाएंगे अपने बेटी की शादी में, जाएंगे बेटा की शादी में, यहाँ बेटी बेटा अलगे बियाह करके ले चला था, और तिलक लेने वाला लेते रहे, झाल बजाते रहे। तो वो सब जो है इसमें जो है शादी तलाक ये सब की विधि के बारे में जो बताया गया समान सिविल संहिता। अगर जैसे आप देखते होंगे इलेक्शन जब होता है तब जो है नियम लगता है, कानून लगता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता, इलेक्शन के कानून को आचार संहिता। अगर कोई दंड करता है तो उसको दंड संहिता, अपराध कोई करता है तो उसको दंड संहिता कहा जाता है। अब देखिए आर्टिकल 45 में देखेंगे, इसमें देखिए 0 से 6 साल और 6 से 14 साल। 0 से 6 साल के लिए स्वास्थ्य, और 6 से 14 साल के लिए शिक्षा। 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य, और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा, यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। समान सिविल संहिता को जो है गोवा लागू कर दिया है, अभी और जगह नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। किसी भी नियम को, कानून को लागू करने में बहुत संशोधन करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है, पास किया जाता है, तब जाकर वो लागू होता है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी।
उसमें आप देखते होंगे जो बच्चा जन्म लिया, चाहे 6 वर्ष से कम का हो, चाहे जो बच्चा जन्म लिया, वो क्या करेगा, दिन भर खुद दे सोएगा और मम्मी के नानी की दिन भर जगह नहीं रखेगा, मम्मी के मामा को दिन भर जगह नहीं रखेगा। उसको दवाई दो, दूध दो तो तुरंत इतना लोड गिरा देगा की मुंह से गिरा देगा। देखते होंगे छोटा बच्चा को, जो 6 साल से जो कम बच्चा है, उसके लिए सरकार जो है देखते होंगे कभी खांसी की दवा, कभी कीट, कभी उसका उंगली रंग के ड्रॉप देता है। वो सब जो है इसी के तहत आता है, आर्टिकल 45 के तहत। 0 से 6 वर्ष के बच्चे तक जो है स्वास्थ्य, 0 से 6 साल, मतलब 6 साल से कम एज का जो बच्चा रहता है ना, मतलब वो खुश ही रहता है। मतलब परिवार को ही परेशान कर देता है, लात मारेगा, माथा फोड़ देगा। दूध दे दीजिए, गुटुर पी रहा है, जब ओकर मन होगा सुतेगा, जब होगा मन कानेगा, जब मन होगा रोएगा। और उसकी मम्मी, मामा, नानी जो है अपने बैठ के जागल रही है, उसको देखते रहे, अपने रात भर सोएगा और परिवार को रात भर जगाएगा, फिर दिन भर सोएगा, दिन भर परिवार को जगाएगा। जब तक छोटा बच्चा जो है बड़ा नहीं हो जाता है तब तक परिवार को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है। आज जो माँ बन गए हैं, आज जो पिता बन गया, वो भी एक वक्त था कि बच्चा ही था। तो ऐसा नहीं, ये हर किसी की लाइफ में होता है और वो एक अच्छा मोमेंट होता है जब कोई माँ बाप बनता है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चा, इसको जो है शिक्षा, जैसे आप देखते होंगे, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो बहुत लोग, आप बहुत ज्यादा जो है, पहले तो सरकारी ही था, या अब ना प्राइवेट हो गया, बहुत कम था पहले प्राइवेट। तो 6 से 14 वर्ष जैसे मिडिल स्कूल लोग जाता है, चाहे 9th 10th तक जो है अभी भी फ्री ही पढ़ाई होता है। मेरे गांव में भी हर जगह भी होता है, हम भी पढ़े हैं, फ्री ही पढ़े। मेरे गांव में एक मिडिल स्कूल है, वहाँ जो है हम लोग जाते थे पढ़ने, फ्री ही पढ़ते थे, बुक भी मिलता था। उसके बाद 9th 10th में गए तो अपना बुक लेके जाइए, लेकिन फिर पढ़ाई जो है फ्री होता था, निःशुल्क पढ़ाई होता था। इसमें जो है 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का ध्यान रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी। अब भले ही 6 से 14 साल का बच्चा ना पढ़े, हम भी खचरपनी करते थे, जाते थे स्कूल से भाग जाते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब बड़ा हुए तो वो चीज समझ है कि देखिए बात क्लियर है। एक, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा है भी नहीं। आपके पापा जो है 2000 बीघा खरीद के रख दिए, ऐसा भी नहीं है कि 2000 करोड़ कमा के मुकेश अंबानी रख दिए कि आप नालायकों हैं, आप नहीं भी कुछ कीजिएगा फिर भी जो है आपको टेंशन नहीं है। चलिए मेरे पापा, मेरे दादा का है। जो नॉर्मल इंसान है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जॉब का कि कैसे भी जॉब लेना है। या देखिए बहुत ऐसा बच्चा है जिसको जॉब करने का नहीं इच्छा, लेकिन वो मजबूर है, क्या करेगा, उसके पास पूंजी भी नहीं है कि वो कोई बिजनेस खोले। और वो ऐसा भी है कि उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि बड़ा बड़ा जाके तैयारी करे। अब तो बहुत मतलब रहा था। इस वजह से जो है अभी के जनरल जो बच्चे फैमिली से आते हैं, जनरल फैमिली से, उनके पास एक ही ऑप्शन है, जॉब। वो स्टार्टअप भी कुछ का नहीं, बिजनेस का कर पाते। उनको ये भी डर रहता है कि अगर वो बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या होगा, फिर हम कहाँ कर रहेंगे, ब्याह होने होगा, नढ़े मर जाएंगे। ये भी एक समस्या है। लेकिन देखिए जिसको जो है ना खुद पे विश्वास होता है ना, आप देखिए डेवलप बहुत ज्यादा वही किया है जो रिस्क लिया है। उसको खुद पे विश्वास है कि हम करेंगे और हम सक्सेस होंगे, तब जाकर वो किया है। और जिसको खुद पे विश्वास ही नहीं है, हमसे ना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो वो जो है पीछे गिरेगा ही, फिक्स है वो गिरेगा। जिसको डर है गिरने का वो गिरेगा। और जो ठान लिए हैं फिर डरना क्या, वो करना है चाहे जैसे भी करना हो करना, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन, अपने मंजिल को पाना। एक जॉब अभी भी बहुत लड़के देखते हैं। और अभी तो एक अलग ट्रेंड है, अगर एक एग्जाम किसी लड़का का निकल गया है तो नंबर भी कम है, फिक्स है कि उसका जो मेरिट नहीं बनेगा, फिर भी क्या है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बिठा ले, पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दिया कि तो मेरा तो नौकरी हो जाए। तो इतना पढ़ाई से भाग रहा है। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा मेरिट बन जाएगा, हम फिर भी और तैयारी करो, तुम और आगे जाओ। जितना नीचे रहेगा उतना लोग तुमको दबाएगा। जॉब में भी हर जगह ये होता है, हम देखे हैं।
एक कांस्टेबल का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। माने गाँव में रहे कि बिहार पुलिस है, नौकरी है, ये है वो है, उस सब हवे घड़ी वो देखा जाता है कि लड़की नौकरी, लड़का नौकरी वाला है। वो बिहार पुलिस की एगो मजाल नहीं होता है कि एगो फॉर्चूनर ले घूम, ये भी बात है। लेकिन अगर आप अच्छे जॉब में, एक अच्छे लेवल में, आपका फिर अलग विकास होगा, आप एक अलग लेवल पर होंगे। आपके अंदर बहुत लोग काम करेंगे, लेकिन आप खुद सबके अंदर है, तो आप क्या किसी के अंदर काम कीजिए? सबके अंदर तो आप ही काम कीजिएगा, आपके अंदर कोई काम नहीं करेगा। आप अपना जलवा जो है गाँव सामने दिखाइएगा जहाँ कोई नहीं है। एसपी और दरोगा कमिश्नर के यहाँ आपका बोली नहीं निकलेगा, झाड़ देगा पकड़ के। इस चीज के लिए और पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप छोटी उम्र में सही से पढ़ाई कर लेते हैं, आप जब बड़ा होंगे तो किसी भी फील्ड में आप घुसेंगे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी, जिस फील्ड में आप घुसेगा उसमें होगा क्या, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको जो कंफर्टेबल फील होगा अगर आप सही से पढ़ाई करके वहां पर पहुंचेंगे। और नहीं पढ़ाई करेंगे, नहीं सही से उस चीज पे ध्यान देंगे, फिर झूलन झूलनिए झूलाते रहो, तो वही फिर हो जाएगा। अब देखिए 46 में कहा गया है एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है इसमें विशेष आरक्षण की चर्चा की गई है। इसमें जो है देखिए अनुसूचित जाति जो है उन लोगों के लिए, अनुसूचित वर्गों के लिए जो है छूट की चर्चा की गई है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, और होना भी चाहिए छूट। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब तो बहुत चेंजिंग हुआ है। और एक चीज है, अब देखते एससी एसटी वालों को जो है छूट मिल रहा है, अभी तो जनरल को भी 10% मिल रहा है। अब जहां भी देखिएगा, किसी को भी आप देखिए, हर लोग, सब लोग इन्हीं का चर्चा करते, चाहे वो कोई हो, कुछ जाति को, निम्न जाति को, और इनको छूट देना चाहिए, ये हम मानते हैं। ऐसा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। अब एक शूद्र मूवी है, मूवी शूद्र, वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा इन लोगों पर पहले जो है कितना इनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन ऐसा तो अब नहीं है कि निचले जात के चक्कर में जो है ऊपरी जात को दबाने लगता है। सबको जनरल में जो कैटेगरी में आता है उसी को दबाने लगा है, लाला हो, भूमियार हो, पंडित जी। इसका मतलब तो ये नहीं है, आप अगर ठीक है इनको छूट देना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर जात वाले जो है ये बोलना चाहिए कि इन पर जो है इनको वो प्रताड़ित नहीं करे। लेकिन हाँ, जो ऊपर जात वाले हैं इनने क्या यही जो ऊपर वाले की माथा पर चढ़ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी माथा पर चढ़ेगा तो उठा बजा दे। संविधान में इनको बताया गया है कि छूट दिया जाना चाहिए और दिया जाता है। आप देखते होंगे जॉब में, किसी भी आप जॉब में देख लीजिए, यूपीएससी तक में होता है इसे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इन सभी को जो है छूट दिया जाता है। अभी तो जनरल को भी छूट दिया जाता है, 10% का छूट जो है अब तो जनरल को भी है। इसलिए वो चीज होता है, इनको छूट देना चाहिए। और इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, अब ऐसा नहीं होता है। शहर में तो एकदम में होता है। और देखिए, चाहे वो बाभन हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, नीचे जात वाला जो हो, प्रताड़ित अभी भी और सब दिन उसी को किया जाएगा जो गरीब है, जो अशिक्षित है। एक चीज हर वक्त याद रखें, जो गरीब है, जो अशिक्षित है और जो कमजोर है, हमेशा उस वक्त भी किसी को भी नहीं प्रताड़ित किया जाता था। जब पहले बहुत साल पहले ऐसा होता था कि नहीं पिछड़ा जात वाला उसको पता नहीं, उस वक्त भी जो कमिश्नर रैंक का है उसको कोई प्रताड़ित करके दिखा दे, निचले जात वाला रहेगा, नहीं कोई प्रताड़ित कर सकता है। उस वक्त भी कोई अगर भूमियार है, राजपूत है, पंडित जी है, वो बहुत बड़ा जात है और कमजोर है, उसको उस वक्त भी दबाया जाता था और सब कोई दबाता था, ये भी दबाता था, सब कोई दबाता, वो सब दिन दबाते रहेगा। कोई जात हो, कोई धर्म का हो, जो कमजोर रहेगा उसको लोग दबाता ही है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं आप मजबूत बने, और मजबूत तब होइएगा जब आप जॉब लीजिएगा। ऐसे ही चक्कर मारने से, किसी के पीछे गली गली भटकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जॉब अगर आप ले लिए, आप दूसरी गली को ब्याह के लेके चलाइएगा। अगर आपने जॉब नहीं लिया तो आपकी गली कोई दूसरा लेके ब्याह के चल जाएगा। इसीलिए कम से कम उसके लिए पढ़ लीजिए। इन लोग को जो है इसमें 46 में विशेष आरक्षण। अब देखिए 47 की बात करते हैं। देखिए 47 में, अनुच्छेद 47 में कहा गया, अनुच्छेद 47 में कहा गया
कि सरकार जो है जनता के लिए पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, मतलब वो आहार देगी उसको, वो भोजन देगी जो जनता के लिए अच्छा होगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आप देखते होंगे गाँव में, चाहे गांव की शहर में भी बहुत जगह जो ऐसा होता है, गांव में खास करके ज्यादा होता है, कभी चीनी सुनिएगा मिल रहा है, कभी चना मिल रहा है, कभी गेहूं मिल रहा है, कभी चावल 2 बोरा मिल रहा है, सबको ऐसा होता है। लेकिन कभी सुने कि दारू मिल रहा है। हाँ, वो कब मिलता है? इलेक्शन के टाइम में नेतवा सब बांटता है। इलेक्शन जब आता है तब उस वक्त जो है नेतवा सब बांटेगा कि तभी देंगे तो सब वोट देगा। और 2-4 कुछ गधा है जो दारू पीने के चक्कर में जो है वोट दे देता है। ये नहीं सोचता है कि 5 साल तक फिर रहेगा। अब विधायक जो है, विधायक बन जाता है, नहीं पता हो गया है, एक बार भी आता नहीं है लोग देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपको 5 साल वो फिर रहेगा, और अगर आपने अच्छा प्रतिनिधि को चुना तो वो अच्छा से काम करेगा फिर आपके गाँव, फिर वो उतना डेवलप कर देगा और हर वक्त एक चीज हमेशा सोचिए, आप उसी प्रतिनिधि को चुनिए जिसका नेचर अच्छा हो, जो अपराध की दुनिया से एकदम अलग हो, और जो शिक्षित हो, जो गांव से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कोई शिक्षित है, अपराध नहीं कर रहा, वो बम्बई में नौकरी कर रहा है, बम्बई में घूर रहा है, तो औसन से नहीं। जो गांव से जुड़ा हो, गांव में रहता हो, शिक्षित हो और अपराध की दुनिया से एकदम साइड हो, उसको जो है प्रतिनिधि चुनना चाहिए। चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, कोई हो, प्रमुख हो, कोई भी हो, औसा को जो है चुनो। इसमें 47 में कहा गया है कि सरकार जो है पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध जो है कराएगी। अब देखिए 48 में कहा गया है कृषि पशुपालन को जो है और दुधारू गाय, ये सब की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके जो बार बार चेंज होते हैं, जैसे अभी क्या है कि खाद आ रहा है, एक से एक चीज आ रहा है, उसको जो है खेत में, और सरकार द्वारा जो इसको जो है और इसमें आगे बढ़ाया जाए, इसको और अच्छा डेवलप किया जाए। ये नहीं कि अब घिसा पीटा पहला रहा है तो उसी में चला, नहीं, नया जो आ रहा है उसके तहत जो है उसमें काम किया जाए। और देखिए 48 के क में कहा गया है कि इसमें जो है पर्यावरण और वन की सुरक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी है। पर्यावरण और वन जो सरकार की जिम्मेदारी हो। इनकी पोल्यूशन जितना भी अभी जो है हो रहा है, गांव में देखिए पोल्यूशन नहीं है। हम बाहर में रहते थे उस वक्त मेरा कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीता था कि मेरा तबीयत खराब नहीं होता था, लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं होता। अब जो है हम ठीक रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है बट वहाँ के कंपेरिजन बहुत कम रहता है, कम तबीयत जो है यहाँ खराब होता है। पर्यावरण और वन की सुरक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी हो। अगर आप वन को काटते हैं तो ऑक्सीजन आप फिर कहाँ से आएगा, फिर जो है ऑक्सीजन आप कहाँ से आएगा। इस वजह से जो है वन को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। और पर्यावरण को जो है आप हर कोई जो है एक गाछ वृक्ष लाएं और उनमें जो है पानी दे, देख रेख उसका अच्छे से करें। 48 अब 49 देखिए, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना जो है सरकार की जिम्मेदारी होगी। जैसे अब जब पटना जाइएगा, गांधी मैदान आप गए होंगे, चाहे जब भी जाइएगा, हम तो पहली बार पटना गए थे, पहली बार गए थे 10th में, हाँ पहली बार 10th में गए थे पटना, पहली बार फर्स्ट टाइम। बुक में देखे थे कि गोल घर है गांधी मैदान, क्या होगा ये वो, और जब वहाँ रहने लगे, वहाँ तैयारी करने लगे, वहाँ थे तो वहाँ फिर कुछ नहीं लगा। देखिए वो चीज आपको नया लगेगा, वो चीज आपको अच्छा लगेगा जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है वो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आप रियल लाइफ में भी देख लीजिए। जो इंसान आपका कद्र करता होगा आप उसका कद्र नहीं करते हो,
और जो इंसान आपका नहीं कदर करता होगा उसका आप कदर करते हैं। यही इंसान की एक गलत फितरत। जो आपका कदर करे वो कैसा भी हो, वो कोई भी हो, अपना हो पराया हो, आप उसकी कदर कीजिए। और जो अपना हो या पराया हो वो आपका कदर नहीं करे, आप उसका कदर नहीं कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और एक चीज समझ लिए, जो आपका कदर कर रहा है और आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो फिर आपको ऐसा नकारेगा, और जब वो आपसे फिर दूर होगा, आप जो है फिर उसको वैल्यू दीजिएगा, फिर वो आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए वक्त को इतना वक्त नहीं है कि फिर वो आपको वक्त दे। इसलिए वक्त पर जो है सही चीज को, सही डिसीजन और सही समझ वक्त पर बहुत जरूरी है लेना। इसलिए अगर आप सही वक्त पर अपने लाइफ का सही डिसीजन लेते हैं तो आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं लेते हैं तब तो ऐसे ही चल रहा है। इसमें कहा गया है, उनचास में कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना जो है ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। जैसे पटना में गांधी मैदान में जो है गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति अब जो है वह सरकार की जिम्मेदारी है उसकी देख रेख करना। इन्हें कि कोई आएगा पगला लेगा हथौड़ी लेगा गांधी जी की मूर्ति पर देना शुरू हो, उसको तोड़ने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इसकी देख रेख करना, रक्षा करना जो है सरकार की जिम्मेदारी। अगर ऐसा नहीं होगा तो संयम तोड़ देगा एक से एक पगलेट। ऐसा ऐसा है कि गांधी जी का विरोध करता है, उसको मतलब पता ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गांधी जी के बारे में क्वेश्चन एक भी ना रहता। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, गांधी जी के बारे में दिया ही रहेगा एक ना एक क्वेश्चन, आपको वो चीज पढ़ना ही पड़ेगा। और गांधी जी को उतना नहीं नकारिए। गांधी जी जो है नोट पर है, राष्ट्रपिता है। इनके बारे में जब देखिए दूर से हर चीज जो है कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी खराब लगता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाइएगा तब उसका हकीकत आपको पता चलेगा। इसीलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं है गांधी जी के बारे में। वो सिर्फ गांधी जी को इसलिए गलत बोल रहा है क्योंकि और सब कुछ लोग जो है गांधी जी को गलत बोल रहे हैं। और कभी भी नकारात्मक चीज जो है जल्दी माइंड में कनेक्ट होता है और सकारात्मक चीज जल्दी जो है माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक चीजों से, नेगेटिव चीजों से आप हमेशा बच के रहिए। वो जो है आपके लिए एक पोल्यूशन का काम करेगा, एक जहर का काम करेगा जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज पे घमंड करना वो बहुत बेवकूफी की बात। हमको इतना नॉलेज है, हम ये नहीं, ये बेवकूफी है। आप जहां हैं आपसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आपसे ऊपर हैं और आपसे अच्छा कर रहे हैं और आपसे अच्छा फील्ड में, आपसे अच्छा पैसा है, ताकत है, दिमाग है, सब चीजें, और उनको देखिएगा आप घमंड नहीं करते। इसलिए जहां वहां स्थिर से रहिए। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना जो सरकार की जिम्मेदारी है। लाल किला हो, ताजमहल, जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है उनको ये नहीं है कि कोई जाकर तोड़ देगा, ऐसा नहीं, चाहे कुछ वहां कर देगा, ऐसा नहीं। वहां की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप पटना गांधी में जाइएगा, गांधी जी को वहां तोड़ने लग दिएगा मूर्ति को, पुलिस आपको अच्छा से उठा के लेकर चल जाएगी। अगर आप ताजमहल जाइएगा, कहीं भी ऐसा काम कीजिएगा तो आपको उठा लेगी। अब देखिए 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करना। कार्यपालिका मतलब होता है काम करने वाला, और न्यायपालिका मतलब होता है न्याय से ही जोड़िए कि न्याय जो करता है। न्याय कौन करता है? जज। जज, माय लॉर्ड। देखते हैं ताजे हिंद 302 के तहत आपको जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। जज साहब कैसे देते। और कार्यपालिका जो कार्य करता है, काम करता है, जैसे एसपी, डीआईजी, डीजीपी, ये सब जो पुलिस प्रशासन जो यूपीएससी के द्वारा जो है, चाहे वो जो है कार्यपालिका में यही सब जो है आते हैं। लोक सेवा आयोग के जितना भी है वो जो है लोक सेवा आयोग की।
इन दोनों को अलग करना। और रियलिटी में देखिए, एसपी, डीएसपी, जज, एसपी, डीएसपी, आईजी, अच्छा से अगर कोई ठीक करता है ना, जजे करता है, चाहे वो डीएम का है ना। ये लोग का बोली जो है डीएम के है एकदम नहीं निकलता। आम जनता के यहाँ तो ऐसे बोलेगा जैसे लगता है यही सब कुछ। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखिएगा, सबके पापा बैठे हैं यहाँ पर जज। अभी तो वीडियो भी वायरल निकलने लगा, आप देखते होंगे। बोली नहीं निकलता है, डीएम का बोली नहीं निकलता है जज के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है उनके सामने नहीं निकलता। फिर सोच लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के सामने कैसे आवाज निकल जाएगी। कार्यपालिका से न्यायपालिका को, मतलब पहले देखिए किसी भी चीज को आप अच्छे समझिए। अब हो गया कार्यपालिका, अब आपको पता नहीं कि कार्यपालिका क्या। आप इसमें देख लीजिएगा एसपी, एसएसपी, डीजीपी, डीआईजी जो लोक सेवा आयोग से जो है आए हुए हैं, और न्यायपालिका जज, इनको अलग करने की जो है चर्चा की गई है। इसमें वो सरकार अलग करेगी, इनके अलग करने का जो है अलग इनको कर देगी सरकार। अब जो है देखिए 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मध्यस्थता करना, इसकी चर्चा जो है 51 में है। 51 में इसकी चर्चा है कि अंतरराष्ट्रीय, इसी के तहत जो है भारत जो है यूएनओ के सदस्य बना है, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यूएनओ का जो है सदस्य बना है। अनुच्छेद 51 में जो है देखिए कहा गया है, अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। इसमें जो है अगर मध्यस्थता के किसी देश में लड़ाई चले तो उसके मध्यस्थता राज्य में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मध्यस्थता करना, ये सब की चर्चा जो है 51 में। अब देखिए इसमें एक जोड़ा गया है 51 के कोआ, 51 के कोआ, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की अभी जो संख्या है वह 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 गो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और को जोड़ा गया। 11 जो है मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में है। आप यहाँ तक देख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, और आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब जो है यहाँ तक हो गया, हम कल जो है बता देंगे कि 11 गो जो है मूल कर्तव्य कौन कौन सा है। अब इसमें आप पूछिएगा, ये जो है लक्ष्मीधर सिंधवी समिति के तहत जो है इसको जोड़ा गया। लक्ष्मीधर सिंधवी समिति के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान, और एक जो है उसको 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक और को 11 हो गया जोड़ा गया। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। समझ गए? इसको जो है 51 के क के तहत रखा गया। अब 11 जो मूल कर्तव्य है वो हम बताएंगे, जैसे हो गया झंडा फहराना, शांति, राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करना, राष्ट्र का सुरक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, भाईचारा बना के रखना, ये सब जो है मूल कर्तव्य। हम कल जो है 11 मूल कर्तव्य बता देंगे। तो उसके बाद जो है आएगा भाग 5 आएगा। भाग 5 में जो है यूनियन की चर्चा है, संघ की चर्चा है। जो अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक तो हो गया, 52 से लेकर 151 तक है। इसमें आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, ये सब सांसद, ये सब के बारे में पढ़ना है। अच्छे से समझ गए तो आप भाग 6 भी समझ जाइएगा। अगर आप भाग 5 अच्छे से नहीं समझे, गारंटी है कि आप भाग 6 भी अच्छे से नहीं समझिएगा। इसलिए कल का वीडियो आप जो है फिर जो भाग 5 का अपलोड होगा उसको जो है आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, टोटल जितना भी वीडियो होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।